Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. भारत में जाति सर्वश्रेष्ठ पहचान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि भारत में जातिवाद नहीं है और जातियों के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं होता। तो फिर सवाल है कि जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती? ऐसा करने के पीछे सरकारों और उन बुद्धिजीवियों की मंशा क्या हो? वैसे भी सत्ताधारी पार्टियों की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन बुद्धिजीवियों की क्या मजबूरी हो सकती है जो जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं? सोचिए, जब इस देश में गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, मछली, पशु, पक्षी सबकी गिनती होती है, तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? भारत में जातियों में बटे समाज, उसके आधार पर होने वाला भेदभाव और इसके बावजूद जातिगत जनगणना के विरोध में कहा जाता है कि समाज बट जाएगा। क्या ऐसा आपको भी लगता है? आज इस पर चर्चा की जरूरत क्यों है? दरअसल केंद्र सरकार जनगणना को 2031 तक टालने की तरफ बढ़ रही है। इससे केंद्र सरकार को क्या फायदा होगा? तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश के लोगों को, या कहें कि हमें और आपको पता चले कि आखिर भीख मांगने वाले, रिक्शा खींचने वाले, ठेला लगाने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, आलीशान बिल्डिंगों में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले किस समाज से आते हैं? ऐसा शायद ही कोई लोकतांत्रिक देश होगा जो अपने सामाजिक बिरादरियों को ना पहचानता हो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां जातियों के आधार पर भेदभाव होता है, जिस पर वोटों के लिए सियासत होती है, लेकिन उन जातियों को दुनिया के सामने लाने में दिलचस्पी नहीं रखती है। ऐसा करने के पीछे सियासी दलों का अपना हित है। अगर नहीं है तो 1951 से 2011 तक हर जनगणना में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा दूसरी जातियों की गिनती क्यों नहीं हुई? आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार ने अपने देश की सामाजिक सच्चाई को जानने से हमेशा मुंह चुराया? इस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार 2031 तक इस जनगणना को टालने की तैयारी कर रही है। हम जाति का छोड़ दीजिए, धर्म की जनगणना क्यों जरूरी है, आप ये बताइए। हम ही लोग कह रहे थे, नीतीश जी, जब बिहार विधानसभा से हम लोगों ने पास करवाया ऑल पार्टी, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पार्लियामेंट में जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बोला कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, मना कर दिया। भारत सरकार कोरोना महामारी के चलते टीकाकरण अभियान चला रही है। इस अभियान की मदद से जनसंख्या कितनी है इसका आकलन होने का दावा किया जा रहा है। जन्म और मृत्यु दर का डेटा वोटर आईडी को आधार से जोड़कर निकाला जाएगा। इससे भारत सरकार 12 करोड़ रुपए बचाएगी और 2026 में लोकसभा सीटों का परिसीमन प्रस्तावित है जो 2021 की जनगणना के आधार पर होना था। अब अगर 2022-23 में जनगणना शुरू होगी तो उसके रिजल्ट 2027 में जाकर मिलेंगे। ऐसे में परिसीमन टल सकता है और अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं कराना चाहती तो जनगणना को ही टालने का एक विकल्प बचता है, जिससे एक तीर से दो टारगेट हिट हो जाएंगे। एक तो परिसीमन का काम नहीं रुकेगा, दूसरा जातिगत जनगणना कराने से बचा जा सकेगा। ये सियासी साजिश तब हो रही है जब केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास करने का दावा करती है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर पालना चाहती है और नारा आत्मनिर्भरता का दे रही है। सोचिए, ये किसी को अपंग बनाकर कहा जाए कि उसे सहारे की जरूरत नहीं है। ये हालात हैं। ये कुछ वैसा ही आत्मनिर्भरता का पाठ है। वैसे जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर जयंत जिज्ञासु कहते हैं कि जो समाज सर्वसमावेशी नहीं होगा, उस पाखंड से भरे खंड खंड समाज के जरिए अखंड भारत की दावेदारी हमेशा खोखली और उसका राष्ट्र निर्माण का सपना अधूरा रहेगा। सवाल तो जायज है क्योंकि अखंड भारत में जब अंग्रेज देश में गैर बराबरी को दूर करने के लिए अलग अलग समूह की गणना कराने का निर्णय ले सकते हैं, तो फिर भारत सरकार जनगणना कराने से बार बार पीछे क्यों हट सकती है? जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने 1881 में की,
वो 1951 के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा सकी? 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। वैसे अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उसी आधार पर अब तक ये अंदाजा लगाया जाता रहा कि देश में किस सामाजिक समूह के लोग कितनी तादाद में हैं। मंडल कमीशन ने भी 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की आबादी 52% बताई थी। आबादी के समय मुल्क बटा और आबादी का एक हिस्सा पड़ोस में चला गया, यानी कि पाकिस्तान बन गया। हमारे पास उसके बाद से कोई नया आंकड़ा नहीं है जिसके आधार पर पता चल सके कि आखिर पंडित, ठाकुर, बनिया, कुर्मी, यादव, कुम्हार, लोहार, चमार जैसी कितनी जातियों में कितने लोग हैं, ताकि उनकी जरूरतों के हिसाब से सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को लागू किया जा सके। इसीलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि आखिर किसकी हकमारी हो रही है और किसके हक पर किसकी कौन दावेदार बनकर बैठा है। भारतवर्ष में जिस तरह की गैर बराबरी हर स्तर पर देखने को मिलती है, उसको दूर करने के लिए अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने 1955 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया कि 1961 की जनगणना जातिवार कराई जानी चाहिए। जो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हुए बीपी मंडल, उन्होंने भी अपनी रपट में 3743 जातियों को एक जमात के रूप में सामने लाया और उन वर्गों के सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हर तरह इकोनॉमिक, हर तरह की दशा को हमारे सामने रखने की कोशिश की। एक तरह से गैर बराबरी से निपटने का मुकम्मल दस्तावेज कहा जा सकता है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। इसके बाद से लगातार जातिगत जनगणना की बात होती आ रही है, लेकिन वो तारीख नहीं आई जब देश के लोगों को अपनी अपनी जातियों का सही आंकड़ा पता चल पाता कि कौन से समाज से कितने लोग आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले पहल नहीं हुई है। 2 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में जातिगत जनगणना को लेकर आम सहमति बनी। एक बार 1996 से 98 में जनता दल नीति यूनाइटेड फ्रंट सरकार में 2001 के लिए और दूसरी बार यूपीए 2 में 2011 के लिए। 1996 में गठित यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने यह फैसला किया था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। चूँकि आज़ादी के बाद से कभी इस तरह का कास्ट सेंसस हुआ नहीं, लेकिन वह सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उसने उसको एक तरह से डस्टबिन में फेंक दिया और 2001 की भी जनगणना जातिवार नहीं हो सकी। फिर यूपीए 2 की सरकार ने ज़रूर एक सर्वसम्मति से कह लें, एक कंसेंसस कह लें, वो बिल्ड करने की कोशिश की और फ्लोर ऑफ द हाउस पर कमिटमेंट था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का कि हम 2011 की जनगणना कराएंगे, जातिवार कराएंगे। लेकिन कुछ दक्षिणपंथी सोच के मंत्रियों ने, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, उसमें इस संभावना को पलीता लगा दिया और वो कास्ट सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा नहीं हो सका। ऐसे में सवाल है कि आखिर वो कौन सा डर है जिसके चलते आजादी के बाद आज तक कोई भी सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकी। दरअसल जैसे ही जाति आधारित आंकड़े सामने आएंगे, वैसे ही दक्षिणपंथी सोच का नकाब उतर जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन किसके हक को मार रहा है। क्या ईबीसी ओबीसी की हकमारी कर रहा है या ओबीसी दलित आदिवासी का शोषक है। इस बात का भी डर है कि अगर जातियों में बटे समाज की तस्वीर साफ हो जाएगी
तो फिर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा सुर मचाने लगेगा। अभी आप जातियों में बटे हैं और आपको नहीं पता कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, जिसकी मांग उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज से आने वाले नेता अखिलेश यादव, कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम राजनेता लगातार कर रहे हैं। तमिलनाडु ने हमेशा सकारात्मक रुख दिखाया है। उड़ीसा और यूपी समेत देश के कई राज्यों में जातिवार जनगणना की मांग तेज हुई है। कर्नाटक ने तो केंद्र के अड़ियल रूप को देखते हुए जातिवार जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया। बिहार में तेजस्वी यादव की मांग के बाद दो बार बिहार विधानमंडल में जातिवार जनगणना को लेकर संकल्प पारित हो चुका है। एक बात समझनी होगी, दक्षिणपंथी सोच के लोग आपको आपका हक आसानी से देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही आपका हक मिलेगा तो उनका दायरा सीमित होगा। इस बात को वो समझते हैं, इसलिए जोर जोर से कहते हैं कि जातिगत जनगणना से सामाजिक बंटवारा बढ़ेगा। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि बताइए तो कि आजादी के 70 साल बाद भी लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिला। वैसे हाँ, सरकारें किसी भी मांग को आसानी से मानने वाली नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास बताता है कि आंदोलन ने ही मंडल को आने का मौका दिया। उसके बाद शायद ही किसी को याद हो कि सामाजिक हिस्सेदारी के लिए मंडल आंदोलन के बाद कोई दूसरा आंदोलन हुआ हो। हाल के कुछ छोटे छोटे आंदोलनों के चलते 13 पॉइंट रोस्टर के फैसले को केंद्र सरकार ने वापस लिया। SC/ST आरक्षण में छेड़छाड़ करने पर आंदोलन का शोर शराबा सुनाई दिया तो सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आंदोलन का रास्ता लिया जाए। वैसे बदलते परिवेश में हजारों सालों की सल्तनत की संकीर्ण मानसिकता आज भी हावी है। जिनके पेट पर पहले लात मारी जाती थी, आज भी उनके पेट और दिमाग पर लात मारने की कोशिश जारी है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को अपने बीच में काम करते देखा है जिनके वो हकदार भी नहीं है, फिर भी वो सामाजिक सल्तनत से मिले जातिगत व्यवस्था के चलते सिस्टम में आते हैं और दूसरों का हक मारते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि उनको भी अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी का सही आकलन हो सके और फिर वो ये कह सके कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वैसे सरकार पहले ही मना कर चुकी है कि जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि इससे सियासी दलों को नई सियासी जमीन भी मिलेगी और उन लोगों के हक की लड़ाई भी तेज होगी जिनके हक को कुछ जातियां अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ बैठी हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।